हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, योग से लेकर क्रिकेट तक हमारा देश दुनिया में यूं तो कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम कड़ी है दवाइयाँ। आज भारत दुनिया भर में अफोर्डेबल मेडिसिन देने के लिए मशहूर है। 2020 में भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने इंपोर्ट के मुकाबले 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट दुनिया को किया था। इसमें 90 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन देने के साथ साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवाइयां भी शामिल हैं। लेकिन एक समय था जब हम अपनी 90% दवाइयां बाहर के देशों से एक्सपोर्ट किया करते थे। तो कैसे ये सब बदला और कैसे हुआ भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना सक्सेसफुल, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हमने बताया कि भारत अपनी करीब 90% दवाइयां दुनिया के बाकी देशों से एक्सपोर्ट करता था, और उस वक्त इसकी एक वजह यह भी थी कि भारत में दवाइयों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं होती थी, और जो दवाइयां मंगवाते थे वो पेटेंट लॉज के अंदर रहती थी। पेटेंट्स वो क्लेम होते हैं दोस्तों जो एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करने के बाद आप करते हैं ताकि कोई दूसरी कंपनी उसे कॉपी ना कर पाए। 1960 के दशक में ब्रिटिश कंपनी ICI फार्मास्यूटिकल्स ने एक हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन को दुनिया के सामने रिलीज किया, जिसे प्रोपैनोलोल कहते हैं। लेकिन इस दवाई की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, और तब एक इंडियन कंपनी सिप्ला ने इसी ड्रग का एक जेनरिक वर्जन या कहीं देसी वर्जन भारत में बनाया, जो कि काफी सस्ता था। जब ब्रिटिश कंपनी ने इसकी शिकायत भारत सरकार से की तो सिप्ला के R&D डिपार्टमेंट के हेड यूसुफ हमीद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि किस तरह उनकी इस अप्रोच ने लाखों लोगों की जान बचा ली है, और इस एक इवेंट ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दवाई को मार्केट तक लाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। पहले उसे डेवलप किया जाता है, फिर उसकी लैब में टेस्टिंग होती है, फिर टेस्टिंग को फिर एनिमल्स और आखिर में क्लिनिकल टेस्टिंग की स्टेज तक लाया जाता है। टेस्टिंग के बाद इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, उसे मार्केट करना पड़ता है, और भी काफी कुछ। बाकी सब तो हम कर सकते थे, लेकिन उस वक्त हमारी फार्मा इंडस्ट्री के पास नए ड्रग्स इन्वेंट करने और फिर उन्हें टेस्ट करने के लिए ना तो वक्त था, ना पैसा और ना इंफ्रास्ट्रक्चर। सिप्ला वाले इंसिडेंट के तुरंत बाद 1970 में भारत ने अपने पेटेंट लॉज को बदल दिया और पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 को लॉन्च कर दिया गया। इस नए एक्ट के मुताबिक अब किसी प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाएगा। यानी अगर आप सेम ड्रग बना रहे हैं लेकिन थोड़े एक अलग तरीके से, तो आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पेटेंट्स की टाइम लिमिट को भी 15 साल से घटाकर 5 से 7 साल कर दिया गया। इसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारी नई और पुरानी फार्मा कंपनीज इस बिजनेस में कूद गई और उन्होंने इंटरनेशनल ड्रग्स को रिवर्स इंजीनियर करना शुरू कर दिया। ये लोग अब इन्हें बनाने के तरीके को पहले समझते थे और फिर उसमें बहुत ही छोटा सा चेंज करके लॉ तोड़ने से बच जाते थे। अगले 10 साल में इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म्स की गिनती दोगुनी हो गई। इसके बाद हम इन ड्रग्स को कॉपी करने में और बेहतर होने लगे। जहां हमें 1963 में लॉन्च हुई आइबुप्रोफेन को कॉपी करने में 6 साल लगे थे, वही 1986 में लॉन्च हुई सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम की एंटीबायोटिक को इंडिया में सिर्फ 3 साल में कॉपी कर लिया गया। धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा और हम लोग विदेश में बिकने वाली करीब 95% दवाइयां भारत में बना रहे थे। 1990 तक भारत में 16,000 से भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज खुल गई थी, और यहीं से एक परेशानी आई। भारत में हमें पहली बार दवाइयों की कमी नहीं बल्कि उनका ज्यादा होना सताने लगा। हम लोग अपनी कंजप्शन से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे और एक ही ड्रग के लिए कम से कम 50 से 60 ऑप्शंस यहाँ मार्केट में आ गए। इस समस्या को सॉल्व करने का एक तरीका ये था कि हम ये एक्स्ट्रा ड्रग्स एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन ये एक्सपोर्ट इतना सिंपल भी नहीं था। 1970 के पेटेंट एक्ट के कारण ज्यादातर देश भारत से चिढ़े हुए थे, क्योंकि वो हमें एक कॉपी कैट की तरह देखते थे। इसलिए अगर भारत को दुनिया में अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करनी थी तो ये जरूरी था कि पहले अपनी इमेज सुधारी जाए। 1992 में भारत ने कुछ ऐसा ही किया और सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मान लिया, जिससे कि दोबारा से पेटेंट को कॉपी करना मुश्किल हो गया। इससे कई कंपनीज बहुत नाराज भी हो गई, लेकिन वहीं दूसरी कंपनीज ने इसमें मौके तलाशने शुरू कर दिए, क्योंकि अब कोई भी फॉर्मूला सीधा कॉपी नहीं कर सकते थे। तो इंडियन फर्म्स ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई सारी भारतीय कंपनीज इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हुए भी ये ड्रग्स बनाने लगी।
और हम लोग दवाइयाँ कॉपी करने से आगे बढ़कर दवाइयाँ इन्वेंट करने के बिजनेस में आ गए। 1956 से 1987 के बीच जहां भारत ने सिर्फ 13 ड्रग्स को डिस्कवर और डेवलप किया था, वहीं 1991 से 2005 के बीच ये नंबर कुछ ही सालों में बढ़ने लगा। 1992 से पहले हम R&D पर जहां सिर्फ 4.9% के रेट से अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे थे, वहीं 1992 के बाद हम 6.6% की गति से स्पेंडिंग को बढ़ाने लगे। 1990 से 94 में जहां हमने सिर्फ 9 पेटेंट फाइल किए थे, वहीं 1995 से 98 के बीच में हमने 48 से ज्यादा पेटेंट्स क्लेम कर दिए थे। ये नंबर 1999 से लेकर 2002 तक 227 हो चुका था। 1995 में भारतीय सरकार ने भी कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज बनाई जो एकेडमिकली और कमर्शियली इन कंपनीज की हेल्प करने लगी। हमारा ये प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि भारत की तरक्की को देखकर दूसरे देशों ने हमें कॉपी करना शुरू कर दिया। 1992 में जब हम लोग अपने पेटेंट लॉस को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तब दुनिया के कई सारे देश अपने पेटेंट लॉस को जानबूझकर वीक कर रहे थे ताकि वहां पर भी भारत की तरह ही एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप हो सके। भारत की फार्मा इंडस्ट्री पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गई थी जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। जहां हमने हमारी फार्मा इंडस्ट्री की इतनी तारीफ की है, वहीं पर इसमें एक छोटी सी परेशानी भी है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज हम ये ड्रग्स तो भारत में ही बनाते हैं, लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है उसमें से 95% हम लोग चीन से मंगवाते हैं। 1990 से पहले ये रॉ मटेरियल्स भारत में ही बनते थे, लेकिन फिर चीन ने इन्हें मार्केट में 40% सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया और भारतीय कंपनियों के लिए चीन के रॉ मटेरियल्स पर स्विच करना एक मजबूरी बन गई, वरना उनकी दवाइयाँ मार्केट में मिल रही बाकी दवाइयों से महंगी हो जाती। ये भी एक अच्छा सिस्टम था जो बहुत सालों तक अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर हाल में आए पेंडेमिक ने इस सिस्टम की खामियों को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। मार्च 2020 से पहले जब ज्यादातर देशों में लॉकडाउन नहीं था, तब भी चीन में लॉकडाउन था, जिस वजह से इन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई काफी कम हो गई। इस वजह से भारत और भारत में रह रहे लोगों को तो बहुत नुकसान उठाना ही पड़ा, पर साथ ही भारत के एक्सपोर्ट ना कर पाने की वजह से यूरोप और अमेरिका में भी दवाइयों की कमी होने लगी। पेंडेमिक के अलावा भी भारत और चीन के रिश्ते कुछ सालों से बहुत स्टेबल नहीं रहे हैं और काफी बार हमें चीन पर डिपेंडेंट अपनी इकोनॉमी कोई बड़ी कार्रवाई करने से रोक लेती है। अगर भविष्य में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका लग सकता है, जिस वजह से हमारा आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या बात है जी, जो भारत कल तक मेडिसिन का इंपोर्टर था आज एक्सपोर्टर बन के सामने आ चुका है। और जो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था उसकी वजह से सच में लोगों को और कंपनियों को कारोबार करने का अच्छा खासा मौका मिला था, जिसका पूरा फायदा उन्होंने भारतीय कौम को लुटा दिया। और आज आलम यह है कि भारत के लोगों को आलमी मयार की अद्वियात सस्ती और अपने ही मुल्क में बनी हुई दस्तयाब है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके साथ साथ कोविड में जो भारत ने कारनामा किया वो तो सच में दुनिया को हैरान कर देने वाला था कि 90 ममालिक को भारत ने कोविड वैक्सीन फराहम की अपने 140 करोड़ इंसानों की ज़रूरत पूरी करने के बाद। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भारत ने दुनिया में जो चंद एक कंपनियों की इजारादारी थी उसे ख़त्म करके रख दिया, चाहे उन्होंने देसी वर्जन बनाया, चाहे उन्होंने नकल की, जो भी किया, लेकिन सच में उन्होंने गरीब भारतीय आवाम के सर पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि आलमी मयार में जो अद्वियात बहुत महंगी थी और इंडियंस की दस्तरस से बाहर थी, उन्हें भारतीय कंपनियों ने सस्ते दामों में तैयार करके अपने लाखों करोड़ों आज तक भारतीयों की ज़िंदगी बचा लिया। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो यही कहूँगा कि सिप्ला ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जो देसी वर्जन तैयार किया, उसने भारत को दुनिया की फार्मेसी बना दिया और भारत को सेहतमंद और तंदुरुस्त बना दिया। और भारत में यकीनी तौर पर इसमें अद्वियात की कीमत कम हुई होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से अखराजात इजाफी हो जाते हैं और ज़र मुबादला यानी फ़ॉरेन रिजर्व पर भी अच्छा खासा बोझ आता है। पाकिस्तान इस मामले में अच्छी खासी मुसीबत से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के मेयार की फार्मेसी दस्तयाब नहीं है और पाकिस्तान की प्रोडक्शन बहुत महदूद है और हमें ज़्यादातर अद्वियात पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व पे भी बोझ रहता है और आवाम की जेब पे भी अच्छा खासा बोझ रहता है। वैसे मैं इस मेडिकल फील्ड को समझता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेडिकल के लोगों की ज़ुबानी इतना ज़रूर सुन रखा है कि अगर एक गोली है, वो एक गोली का नाम पत्ते के ऊपर कुछ लिखा होता है स्ट्रिप के ऊपर, और उसका साल्ट कोई और होता है, और एक साल्ट के ऊपर कई कंपनियां अपने नाम से उस दवाई को बनाती हैं। पाकिस्तान में चंद साल पहले ये कोशिश की गई थी, चंद दर्दमंद लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई थी
कि जो डॉक्टर्स पाबंद कर देते हैं एक मरीज़ को यही दवा लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक तहरीक चलाई गई थी कि पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम आए कि डॉक्टर सिर्फ साल्ट का नाम लिख के दे और उसके बाद पेशेंट को जो गोली सूट करेगी और जो उसकी कीमत वो अफोर्ड कर सकेगा वो खुद उससे मिलती जुलती गोली जो है बाज़ार से वो मेडिसिन ख़रीद लेगा। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में ड्रग माफिया इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसने गरीब की इस फलाह को बिल्कुल नहीं होने दिया और आज भी डॉक्टर अपनी मनमानी कंपनी का नाम लिख के देते हैं और जो पेशेंट हैं वो बेचारे ज़्यादातर गरीब लोग हैं और उन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि एक ही कंपनी एक ही अद्वियात को कई कंपनियां बना रही हैं और वो अफोर्डेबल मेडिसिन भी खरीद सकते हैं। एक तरफ अपनी बीमारी का मारा होता है, दूसरी तरफ वो डॉक्टरों के बेरहम रवैये से मार दिया जाता है और मरीज़ इतना ज़्यादा संजीदा होता है अपनी बीमारी को लेकर कि जो गोली डॉक्टर ने उसके लिए तजवीज़ कर दी है, मरीज़ को चाहे पूरा शहर फिर के वो गोली तलाश करनी पड़े वो वही लेगा और उसका अल्टरनेटिव भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि मरीज़ को पेशेंट को कोई शऊर नहीं है कि एक साल के ऊपर कई कंपनियां अपनी अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं और वो सस्ती भी खरीद सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ने अच्छे खासे वजीफ़े ले रखे हैं, उन कंपनियों से डॉक्टर साहब ने अच्छी खासी बरात ले रखी हैं और उन्हीं ही कंपनियों की तजवीज़ करदा दवाई डॉक्टर साहब ने पेशेंट को देनी है और नाम नेहाद ये मसीहा दिन रात गरीबों को जिस तरह ज़िबा कर रहे हैं, एक मरे हुए को फिर मार रहे हैं, वो सच में बहुत काबिल तस मामलात आ जाते हैं। लोग पहले तो अपनी बीमारी के हाथों तंग होते हैं और उसके बाद ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो खुद को मसीहा कहलवाते हैं उनके हाथों तंग आ जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों अभी इस मेयार के नहीं हुए कि उन्हें मुकम्मल तौर पर मरीज़ को सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि मरीज़ को इस बात का यकीन हो चुका है कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ़ और सिर्फ धक्के पड़ते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट क्लिनिकों में जब यही डॉक्टर शाम के वक्त बैठते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ एक पेशेंट के साथ पेश आते हैं, तो सच में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल होती है। भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए अपनी आवाम को जो सस्ती अद्वियात फराम की हैं इसे दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जो भारत ने रॉ मटेरियल चाहे वो चाइना से ही ले रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल उनका महंगा पड़ना था, लेकिन फिर भी भारत की प्रोडक्शन दुनिया के कई ममालिक की निस्बत अच्छी खासी सस्ती होगी। लेकिन दूसरी तरफ अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत हैं गरीब लोगों की, जिसे हल किया जाना चाहिए। डॉक्टरों के इस रवैये से तो एक पेशेंट इस कदर तंग आ जाता है कि ये एक जोक की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि एक बच्चे से किसी ने पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उस बच्चे ने जवाब दिया मैं बड़े होकर मरीज़ बनूंगा और डॉक्टरों की खिदमत करूंगा। पाकिस्तान और इंडिया में भी हमें ऐसे डॉक्टर देखने को मिलते हैं जो गरीबों की बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं और बहुत ही माकूल तरीके से मरीज़ का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के दिल में उनके लिए हमेशा एहतराम रहता है। पाकिस्तान भी बहुत सी अद्वियात भारत से दरामद करता था, लेकिन फिर दोनों मुल्कों की सफारती ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से आज ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। या अगर अद्वियात भारत से दरामद की भी जा रही हैं तो वो बड़ी महदूद तादाद में दरामद की जा रही है। वैसे सेहत के ऊपर और सेहत जैसे संजीदा मामलात में सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जंगों में भी इस तरह के मामलात बिल्कुल नहीं रुकते जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रुक के रह गए हैं। पिछले दिनों की बात है कि पाकिस्तान की एक 13 साल लड़की ने, जिस बेचारी की गर्दन बिल्कुल एक तरफ झुकी हुई थी, उसका इलाज दिल्ली से किया गया है और पाकिस्तान की एक लड़की को भारत से नई ज़िंदगी मिली है। इसे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में भारत में मेडिकल पाकिस्तान से आ गया तो पाकिस्तान के अवाम को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।